हेलो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ एक बड़ा ओवरहैंग या अनसर्टेनिटी जो थी वो गई है। वो क्या है कि सीईओ चेंज हो रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि लास्ट मंथ में सीईओ जो एमडी सीईओ है मिस्टर उदय कोटक, उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी रही है और कोटक बैंक वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड बैंक भी मानी जाती है। उनका एनपीए कम है, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत मजबूत है, तो जो बैंकिंग पैरामीटर्स में बहुत ही मजबूत है कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन पिछले कुछ सालों से अनसर्टेनिटी थी कि नए सीईओ कौन होंगे और नए सीईओ पर आरबीआई ने फाइनल अप्रूवल दिया है। कौन है? मिस्टर अशोक वासवानी। उनका अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो 3.5 डेकेड्स मतलब 30 ईयर्स से ज्यादा का बैंकिंग एक्सपीरियंस है और कुछ इंटरनेशनल बड़े ब्रांड जैसे सीईओ रह चुके हैं एशिया पैसिफिक, पूरा जो रीजन है सिटी ग्रुप के, फिर बार्कलेज यूके में एक बहुत बड़ा नाम है, उसके सीईओ रह चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं मिस्टर वासवानी और उनका जो अपॉइंटमेंट है अभी जनवरी से शुरू होगा अगले 3 साल के लिए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी खत्म हुआ है। अब जब आरबीआई के पास नाम गए थे तो मिस्टर वासवानी के साथ साथ में 2 इंटरनल कैंडिडेट के भी नाम गए थे, शांति अकम्रम जी और मिस्टर केवीएस मनियन जी, उनके भी नाम गए थे, लेकिन उनको इग्नोर किया गया है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है उनको लिया गया है और इंटरनल कैंडिडेट को नहीं लिया गया है। अब इस पर कुछ व्यूज है, कुछ एनालिसिस है जिसको हमको समझना है। देखिए, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन तो यही था कि जो इंटरनल कैंडिडेट है वही रहना चाहिए। और देखिए, जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, जैसे एचडीएफसी बैंक में इंटरनल कैंडिडेट ही आए हैं, आदित्य पुरी जी के बाद में मिस्टर शशि जगदीशन आए, फिर आईसीआईसीआई बैंक में भी देखेंगे बख्शी जी जो है वो इंटरनल कैंडिडेट ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सरप्राइजिंग था कि कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट यहां पर आ रहा है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हमको नहीं पता है अब आने वाले टाइम में क्या चीजें मोड़ लेंगी। जैसे उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, बड़ा है, लेकिन रिसेंट में वो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए नहीं है। कौन? मिस्टर वासवानी जी। फिर टीम डायनामिक्स, अगर कोई इंटरनल होता तो जो टीम डायनामिक्स है उसको समझ पाते, बैंक को वो इतने साल से जान रहे हैं, अगर कोई इंटरनल होते तो उस हिसाब से कोई मेजर जो कल्चर में जो शिफ्ट है वो नहीं होता। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ टीम डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, अगेन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे, नया कल्चर आ सकता है। अब देखिए, अब जो नया कल्चर जो आ सकता है, जो नए सीईओ लाएंगे, वो इनफैक्ट चीजों को और अच्छा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चीजों को खराब कर देगा, नया सीईओ आ रहे हैं तो चीजें और अच्छी भी हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है, क्या कुछ सीनियर इंप्लॉइज लीव कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, आने वाले कुछ महीने, देखिए नए सीईओ आएंगे जनवरी से, तो उनको भी कुछ महीने लगेंगे थोड़ा सेटल डाउन होने में। तो आने वाले 9 महीने या 1 साल में हमको और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगा। अब जो पुराने या जो इंटरनल कैंडिडेट है, हो सकता था कि जो बैंक की जो स्ट्रेटेजी चल रही है उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे होते, लेकिन अब हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजी चेंज भी हो सकती है। तो देखिए, अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। पहले एक अनसर्टेनिटी थी कि नया सीईओ कौन होगा, अब नया सीईओ आ गए हैं, अब थोड़ा सरप्राइजिंगली बाहर के सीईओ आ गए हैं। अब ये अनसर्टेनिटी है कि चीजें और अच्छी हो सकती है या थोड़ी खराब हो सकती है। तो अब इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। अब नए सीईओ आएंगे, वो किस तरीके से अपना नई स्ट्रेटेजी लाते हैं, अपने क्या नया फोकस में रखते हैं, वो देखना होगा। अब पॉजिटिव चीज क्या है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 60 से ज्यादा का उनका एज है, 30 ईयर्स से ज्यादा का उनका बैंकिंग में एक्सपीरियंस है। बड़े ब्रांड जैसे बार्कलेज, सिटी ग्रुप में उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत सारी कंपनियों के वो बोर्ड में रहे हुए हैं। तो वो सब कुछ एडवांटेज है मिस्टर अशोक वासवानी, उनके साथ वो आ रहा है। तो आपके क्या व्यूज हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो देखिए, क्वार्टर 2 में आप देखेंगे ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, मतलब बैंक के साथ साथ में जो दूसरे जो बिजनेस है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो और दूसरे जो बिजनेस है। अब देखिए, प्रॉफिट्स यहां पर इंक्रीज हुए हैं 4461 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 3608 करोड़ था। बैंक के लिए जरूरी है रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़े, 2.68% बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो इक्विटी है, जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसे जो इन्वेस्ट किए उस पर कंपनी ने या बैंक ने कितना कमा के दिया है, लगभग 15%, लास्ट टाइम से ज्यादा है। कस्टमर एसेट्स यहां पर इंक्रीज हुए हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10-12% होनी चाहिए, बैंक का 22-23% है, मजबूत है। बुक वैल्यू मजबूत है, देखिए 605 के आसपास में। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बुक वैल्यू क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है कि कल बैंक या कोई भी कंपनी कल से अगर वाइंड ऑफ हो रही है तो जो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, जो कि टोटल जो शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या बचा, तो एक शेयर का कुछ 605 का वैल्यू बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, ये वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, ठीक है, ये जैसे 10 ईयर का प्राइस टू बुक देखिए, उनको हमेशा से एक बड़ा वैल्यूएशन उनको मिला हुआ है। देखिए कितना, 4.6 का उनको प्राइस टू बुक, उनको अगर मैं 10 ईयर का अगर मैं बात करता हूं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर जैसे पैरेलली यहां पर मैं फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक को ओपन करता हूं। ठीक है, अब देखिए वो भी एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, 10 ईयर का उनका प्राइस टू बुक में आपको, सॉरी ये 10 ईयर का उनका प्राइस टू बुक है, कितना है, उनको 2.2 का मिला हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक को, एक बड़ी फ्रेंचाइजी, उनको भी उतना नहीं मिला हुआ है।
कोटक महिंद्रा बैंक को बहुत हाई वैल्यूएशन मिला है क्योंकि उनका ग्रोथ भी बहुत मजबूत रहा है, उन्होंने एसेट क्वालिटी को भी अच्छे से कंट्रोल किया है, मैनेज किया हुआ है। और फिर देखिए जो उनके केस में बाकी भी दूसरी कंपनी ऐसा भी नहीं है कि लिस्टेड है, सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक ही कंसोलिडेटेड है। आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक के केस में दूसरी कंपनीज भी थोड़ा सा लिस्टेड है, जैसे एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, वो सब लिस्टेड है। अब एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करो, अब देखिए एचडीएफसी बैंक का तो खुद भी डी रेटिंग हुआ रखा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखिए उसको भी 4.4 का प्राइस टू बुक मिला हुआ है। तो जो मजबूत फ्रेंचाइजीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग जो प्राइस टू बुक है उनको मिला हुआ है, कोटक को 4.6 का मिला हुआ है। अब ये 10 ईयर का डेटा है। अभी क्या है तो देखिए अभी ये लगभग 3 के पास में आ गया है, मतलब प्राइस टू बुक कोटक महिंद्रा बैंक के केस में थोड़ा सा हम इस वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा डी रेटिंग हुआ है। बट क्या बिजनेस में डी रेटिंग हुई है, मतलब क्या कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, ये सब नंबर्स तो मजबूत है। ये देखिए ये उनका होम लोन एसेट्स का नंबर है, 18% का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% का ग्रोथ है। डिपॉजिट में आप देखिए डिपॉजिट में उनका ग्रोथ हुआ है, कासा रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट्स उनके स्ट्रांग हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। आप एसेट क्वालिटी देखिए, जो नेट एनपीए है ये देखिए 0.37% नेट एनपीए है, बेस्ट में बेस्ट बैंक के उतने हमको एनपीए देखने को मिले। लास्ट ईयर देखिए कितना था 0.55%, 0.55% भी अच्छा है। तो ये सब कुछ स्ट्रांग नंबर्स हैं, लेकिन उनकी डी रेटिंग हुई। अब डी रेटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मार्केट को अलग अलग देखिए, मार्केट का अपना एक थॉट प्रोसेस है। अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या ये सही में एक वैल्यू कंपनी है या फिर एकदम ट्रैप हो गया है या फिर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहां पर बढ़ गई है, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हम लोग किस पर बेस करेंगे, जो कि फंडामेंटल डेटा हमारे पास में है। एसेट क्वालिटी मजबूत है, डिपॉजिट्स और अच्छे हो सकते थे, कासा रेशियो एक्चुअली में थोड़ा कम हुआ है, 56.2% से अभी आप देखेंगे 48.3% हो गया, मतलब 48-49 ही चल रहा है पिछले 2 क्वार्टर से हमको देखने को मिल रहा है। बाकी लोन में देखिए मजबूत ग्रोथ है, 18% का ग्रोथ है, ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। प्रॉफिट्स स्ट्रॉन्ग है। नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट से वो कितना कमा रही है। लास्ट ईयर जो लास्ट क्वार्टर था जुलाई से सितंबर, 5099 करोड़ से 6297 करोड़ इंक्रीज हुआ है, तो अच्छी बात है। मार्जिन्स थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो ये सब नंबर्स से आप देखेंगे कि बैंक में जो फंडामेंटल जो नंबर्स हैं उसमें कहीं कोई चैलेंज या पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम अगर हम एचडीएफसी बैंक को भी देखें, कुछ नंबर्स में कुछ ऐसा कुछ शॉकिंगली कुछ खराब नहीं आ गया है। अगेन कोटक महिंद्रा बैंक पर अगर मैं फोकस करता हूं तो कुछ खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम या थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है कि जो नए सीईओ है, अब नया सीईओ आना एक बहुत इतने सालों से ये अनसर्टेनिटी थी कि नए सीईओ कौन होंगे और नए सीईओ ठीक ठाक रहेंगे कि नहीं। अब नए सीईओ आ चुके हैं तो अब वो एक नई अनसर्टेनिटी आ गई है कि बाहर के हैं और वो कितना मैनेज कर पाएंगे। अब हमारी तो यही उम्मीद रहेगी और हमारी तो बिल्कुल बेस्ट विशेस रहेगी, क्योंकि हमारे देश को अगर डेवलप करना है, भारत को अगर डेवलप करना है तो बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करना है। हमने देखा है कि अगर बैंकिंग सिस्टम अगर वीक रहेगी, बैंक्स मजबूत नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा देश भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए नए सीईओ जितना ज्यादा अच्छा करे वही हमारी बेस्ट विशेस रहेगी कोटक बैंक के लिए। लास्ट में दोस्तों हमारा एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी कोर्स शुरू हो रहा है। ये 7 डेज लाइव क्लासेस होने वाली है और बैच 1 बैच 2 को बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी मिले थे, जो हमने अक्टूबर में ही बैच 2 को हमने खत्म किया था, बहुत अच्छा उनको भी प्यार मिला था। अब फेस्टिवल सीजन है तो लाइव क्लासेस तो होने ही वाली है, लेकिन साथ साथ में मैं आपको 3 कोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाला हूं। स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर एनालिसिस और डिविडेंड मास्टरी। इनकी कीमत ही 3100 की है, तो आपको मुझे उम्मीद है वैल्यू जरूर मिलेगी। व्हाट्सअप में कम्युनिटी हमारी रहने वाली है, स्पेशल ऑफर 65% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। आप LGIGZ करके कोड इंटर कर सकते हैं अगर आपके पास एप्पल iOS का फोन है तो। फिर जो रिकॉर्डिंग्स है वो अवेलेबल आपके लिए हमेशा रहने वाली है। आप क्लास नहीं कर पाए या फ्यूचर में रेफर करना है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। डाउट क्लियरिंग आप कभी भी कर सकते हैं। लर्निंग मटेरियल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।